जो है और करेंगे, और वो बात जो है फ्री इलाज पर अच्छी खबर की और ठेकेदारों को राहत की। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि ट्रेजरी खुल गई, बंद कब हुई थी? क्या राज्य सरकार ने कभी कहा था कि उनकी ट्रेजरी बंद है? क्या ऐसा कहा था कि ट्रेजरी पर ताला लगा है? ऐसा किसी ने नहीं कहा। तो पहली बात तो यह कि ट्रेजरी बंद खुली का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आज मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग की बैठक ली। उस बैठक में यह निर्देश दिए कि जो हिमकेयर का पेंडेंसी है उसको 30 अप्रैल से पहले क्लियर करें। जो सहारा योजना की पेंडेंसी है उसको भी 30 अप्रैल से पहले क्लियर करें। अब हिमकेयर की मैं अगर आपको बात बताऊं तो 400 करोड़ से ज्यादा की पेंडेंसी है। पीजीआई, आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज की पेंडेंसी को क्लियर करने के लिए कहा है। पीजीआई की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी, 15 करोड़ की पेंडेंसी वहां की है पिछले साल की 31 मार्च तक की, और वहां पर अब पेशेंट्स को दिक्कत आ रही है। पिछले एक साल में अगर हम आंकड़े की बात करें तो हिमाचल के 8000 मरीजों को पीजीआई चंडीगढ़ में कैशलेस इलाज मिला है और उस पर करीब 50 करोड़ खर्च हुए हैं, जिनमें से 35 करोड़ के आसपास का भुगतान हो गया है, 15 करोड़ के आसपास का भी भुगतान होना है। लेकिन क्योंकि पीजीआई इसमें पैसा खर्च कर देता है अपना, वो आईजीएमसी की तरह का सिस्टम नहीं है जो वेंडर पर निर्भर है, और फिर राज्य सरकार उसको बाद में रिम्बर्स करती है, इसलिए वहां। और दूसरी बात यह कि पीजीआई में ज्यादा सीरियस पेशेंट जाते हैं और उनको इलाज जल्दी मिलना जरूरी होता है। तो एक अच्छी खबर यह है कि अगर ये चीजें हो गई तो उसमें एक राहत मिलेगी, और हिमाचल के मरीजों को जो वहां जाते हैं उनको भी ये राहत जो है वो मिलेगी। आईजीएमसी की पेंडेंसी अब कितनी है, क्योंकि 2 महीने पहले तो 100 करोड़ थी, उसके बाद 20 करोड़ अलग से जारी हुए थे, तो आजकल कितनी है उसका पता नहीं है। दूसरी बात यह है कि टांडा मेडिकल कॉलेज की भी लगभग यही स्थिति है, लेकिन क्या पूरी 400 करोड़ निकल जाएगी? जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी पुरानी जो पेंडेंसी है उनकी भी है उसमें, या फिर सिर्फ इन्हीं 3 की निकलेगी? पहली बात ये। दूसरा, हिमकेयर में भी लोग इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी राहत भरी खबर है। और तीसरी बात इसमें यह है कि जो ठेकेदारों को राहत है वो पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग और बाकी विभागों के हैं। इनको भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि 30 अप्रैल से पहले इनको भुगतान कर दें। मुझे लगता है इनके बिल भी 2000 करोड़ के आसपास ना हो कहीं, क्योंकि जो 31 मार्च को ये क्लियरेंस नहीं हो पाई थी किसी वजह से। हालांकि तब भी सरकार ने नहीं कहा था कि उनकी ट्रेजरी बंद है, इसीलिए बंद कब हुई और खुली कब, इस बहस में पड़ने की जरूरत नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि भुगतान कब होगा। तो अब 30 अप्रैल तक की डेडलाइन दी गई है। पूरे प्रदेश के कई जिलों में जो ठेकेदार हैं वो प्रदर्शन कर चुके हैं। लेटेस्ट सोलन में हुआ था, और अगर उनके लिए ये सूचना है 30 अप्रैल की तो वो इंतजार करें। हालांकि उनका काम किया हुआ है, बिल क्लियर है, काम पूरा है। तो वैसे तो ये भी एक, अब देखिए स्टेट की स्थिति है कि उन्हीं का काम है, उन्हीं को पैसे मिलने हैं उसके, और पैसे मिलने में देरी हो रही है उसके बावजूद हमारे लिए ये खबर है, जबकि ये खबर होनी नहीं चाहिए, लेकिन सूचना इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको हमने सूचना दी। दूसरी बात करेंगे अब बड़े फैसलों की तैयारी को लेकर, और बड़े फैसलों की तैयारी पर बात इसलिए क्योंकि राज्य सरकार पेंशन और रिटायरमेंट एज को लेकर बड़े निर्णय ले सकती है। हमने आपको बताया था कि जो कैबिनेट सब कमेटी है मुकेश अग्निहोत्री वाली, जो जिसको रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए काम दिया गया था, उन्होंने 3 हिस्सों में अपनी रिपोर्ट दी है। एक हिस्से में एक्सट्रीम जो स्टेप लेने हैं वो हैं, सुझाए गए हैं, और उनके साथ ये भी लिखा है कि राज्य सरकार ये तय करे कि वो उनमें से कौन से स्टेप पॉलिटिकली लेना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कैबिनेट सब कमेटी ने बोल दिया तो वो करना ही है, या उन्होंने फैसला ही ले लिया। कैबिनेट सब कमेटी ने निर्णय नहीं लिया है। कैबिनेट सब कमेटी ने सिर्फ रिकमेंड किया है, और वो रिकमेंड भी इन शर्तों के साथ है कि राज्य सरकार इनमें से किस हद तक आगे जा सकती है निर्णय लेने में, पॉलिटिकली कितना करेक्ट है निर्णय लेना, वो सरकार देखे, कैबिनेट देखे और आगे निर्णय ले। लेकिन निर्णय कौन से होंगे? पहली बात यह कि 3 हिस्से हैं इसके। एक हिस्सा यह है जिसमें एक्सट्रीम स्टेप है, दूसरा हिस्सा यह है जिसमें जो भारत सरकार से रिलेटेड मामले हैं, जिसमें जो 1 लाख रुपए का जो लोन हो गया है उसको माफ करवाने का है, लोन लिमिट को बढ़वाने का है, और जो भारत सरकार से पेंडिंग है जैसे पीडीएनए है, बीबीएमबीए है, उसको लेने का है। और एक है वो सुझाव जिनको खर्चे कम करने के लिए लेना है, जिसमें जो बोर्ड कॉर्पोरेशन मर्ज करना, शिमला से दफ्तर बाहर ट्रांसफर करना जो किराए की पीएम इसमें चल रहे हैं शिमला में, और भी चीजें इसमें शामिल है। सरकारी बेड़ा कम करना, गाड़ियों का 10% कटौती करना, इस तरह की चीजें हैं। लेकिन इनमें से अब सरकार ने तय करना है कि कौन सा लिया जाएगा। लेकिन फैसला अब ऐसा होना है कि अब बात गले तक आ गई है। ये जो 3 महीने हैं, अप्रैल मई जून, इन 3 महीनों के अंदर अंदर फैसला लेना पड़ेगा, तब इन फैसलों का इंपैक्ट इस साल, इस वित्त वर्ष के अगले अप्रैल 31 मार्च तक समय काटने लायक सरकार का बनेगा, क्योंकि फाइनेंशियली अदरवाइज वाइबिलिटी नहीं बन रही है अगर हम सैलरी पेंशन की ही लागत को देखें तो। और इसी वजह से अब ये निर्णय लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार 3 चीजों पर अब सोच रही है, और मुख्यमंत्री ने भी अभी जो अगली कैबिनेट की मीटिंग है
है उसमें ये आगे फिर मसले आएंगे, उसमें बातचीत होगी और उसमें ये निर्णय लिए जा सकते हैं, चाहे 1 लें, 2 लें या 3 लें। लेकिन वित्त विभाग ने भी ये कहा है कि अब एक्सट्रीम फैसलों की जरूरत है। उस एक्सट्रीम में क्या क्या लिया जाएगा? देखिए, जो सुझाव दिए गए हैं कैबिनेट सब कमेटी की तरफ से, उसमें यह है कि पेंशन की जो एडवांस पेंशन है उसको बंद कर दिया जाए। मतलब जो कर्मचारी रिटायर होता है तो 40% मैक्सिमम उस अमाउंट का वो कम्यूट करा सकता है, मतलब वो एडवांस पेंशन की तरह ले सकता है। लेकिन वो उसका राइट है प्रेजेंट के रूल्स में। अगर सरकार को कम्यूटेशन बंद करनी है तो पेंशन रूल्स में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अमेंडमेंट सरकार कर सकती है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस अमेंडमेंट को फिर कोर्ट में स्क्रूटनी में झेलना पड़ेगा। उसमें क्या होगा वो अलग मैटर है, लेकिन कम्यूटेशन को रोकना सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। दूसरी बात है जो प्रोरेटा पेंशन का, मतलब अभी हम 20 साल सर्विस पर फुल पेंशन देते हैं, इसको 25 करना है, ऐसी सिफारिश है। और इसके बीच में जितना सर्विस बनेगी उसकी प्रोरेटा पेंशन मिलेगी, मतलब जितनी सर्विस परसेंट हो जाएगी उतनी परसेंट ही पेंशन होगी। फिर तो 5 साल एक्सटेंड हो जाएगा और उसी तरह से प्रोरेटा भी होगा। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है रिटायरमेंट एज का क्या करना है। रिटायरमेंट एज को लेकर 2 तरह के फॉर्मेट राज्य सरकार के पास है। एक ये है कि एक सीधा 1 साल बढ़ा दें, 1 साल 2 साल जो भी करना हो। वैसे अभी 1 साल का ही है, क्योंकि अगले साल जो 16 फाइनेंस कमीशन की अगर रिकमेंडेशन आ गई जो हिमाचल के हक में हो तो फिर उसमें ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 साल करनी है, एक बात ये, क्योंकि इसका बेरोजगारों से सीधा कनेक्शन है। अगर आप अभी आज के दौर में आप देखिए, किसी को एक्सटेंशन देते हैं, रीएम्प्लॉयमेंट देते हैं, तब भी रिएक्शन होता है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि सीधा ही 1 साल या 2 साल देते हैं तो डेफिनेटली बेरोजगारों में रिएक्शन होता है। और रिएक्शन की एक वजह यह भी है कि पिछले 2 साल से राज्य चयन आयोग ना होने की वजह से जो पेंशन वाली नौकरियां हैं वो नहीं मिली हैं, और वो सिर्फ एक जो बैच वाइज एजुकेशन में हुई थी, और अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं जिनकी नियुक्तियां बाद में हुई हैं, जो पिछले रिजल्ट थे वो ही, नई कमीशन पिछले 2 साल में नहीं हुआ है। तो ये उससे फिर कनेक्ट हो जाता है अगर रिटायरमेंट एज का भी हो। इसी में भी कैबिनेट सब कमेटी ने यही सिफारिश की है कि बेरोजगारी की जो स्थिति है और बेरोजगारों पर असर ज्यादा ना हो, इसको देखते हुए इस पे निर्णय लिया जाए। लेकिन दूसरा फॉर्मेट रिटायरमेंट एज को ये लेकर ये है कि डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग शेड्यूल बना दिया जाए। जैसे एजुकेशन में 31 मार्च को ही रिटायरमेंट हो, स्कूलों में, कॉलेजों में हो मई या जून में, और इसी तरह से ट्रांसपोर्ट में अलग सब्जेक्ट अलग डेट हो, पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में वर्किंग शेड्यूल के हिसाब से डेट हो। तो ये सारी चीजें उस तरह से बनाने की है। अब सरकार उस फॉर्मेट को लेगी तो ऐसा लगेगा कि रिटायरमेंट एज नहीं बढ़ी, सिर्फ प्रक्रिया बढ़ी है, चेंज हुई है। तो एक फॉर्मेट ये है। दूसरा ये है कि ब्लैंक 1 साल बढ़ा दिया जाए, जैसा कि वीरभद्र सरकार के दौरान भी हुआ था। लेकिन कर्मचारियों के लिए कुर्सी की पेटी बांध लेने का समय है, क्योंकि अगले 3 महीने के भीतर मुझे लगता है अप्रैल या मई में जो भी कैबिनेट की बैठक होगी उसमें ये निर्णय लेने पड़ेंगे। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि ओल्ड पेंशन लागू होने के बाद पेंशन लाइबिलिटी बढ़ी है, और ये अब इस बार के बजट में भी 2 से 3% का इंक्रीज जो है वो अलग अलग सेगमेंट में आपको दिख रहा है। यही वजह है कि सरकार को इस बार अपने बजट में जो आंकड़ा शो किया है उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको स्क्वीज करना पड़ा है, और जो रेवेन्यू रिसीट में भी हमने आंकड़े शो किए हैं उसमें 1000 करोड़ से ज्यादा अभी भी लैंड रेवेन्यू का दिख रहा है, जो 17 या 18 करोड़ कलेक्ट हुआ है पिछले साल में। यानी कि जो नया एक्ट पास किया है उस एक्ट को अभी गवर्नर से अनुमति नहीं मिली है, मतलब वो एक्ट बना ही नहीं है, वो बिल है अभी, और अनुमति मिलने के बाद वो कलेक्शन होगी। लेकिन हमने बजट में उसको पहले शामिल कर लिया है। तो अगर ये कलेक्शन मान लीजिए वाटर सेस की तरह नहीं हुई तो जो हमारा 6 से 7000 करोड़ का गैप है बजट में वो 8000 करोड़ हो जाएगा। तो इसी तरह से यही वजह है कि राज्य सरकार इसी फर्स्ट क्वार्टर में ही फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो लोन लिमिट है अभी उसको बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री ने दिल्ली में मसला उठाया था, 2% जो इंक्रीज करनी है 3% से 5% तक की, लेकिन उसका भी रिस्पॉन्स कोई आया नहीं है। और अगर वो चीजें सारी ऐसी चलती रही तो जैसे इस बार दिक्कत हुई थी लास्ट क्वार्टर में, वो दिक्कत ना हो, इसीलिए सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। और इन सख्त फैसलों को किस रूप में लिया जाएगा, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब उस रिपोर्ट में से कौन कौन से पॉइंट सरकार लेती है आगे लागू करने के लिए, वो फैसलों से पता चलेगा। तो ये प्रमुख बातें हैं। आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपका इसमें कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में इसके लिए कर सकते हैं। और वीरेंद्र अग्रवाल कह रहे हैं कि संभव हो तो अपने क्षेत्र के आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों का भुगतान करवाएं जो पिछले 4 महीनों से जल शक्ति विभाग नदौन में लंबित है। देखिए जी, सभी के लिए आज बात हो गई है, जो निर्देश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं, और अब आपको अलग अलग की जरूरत नहीं है। 30 अप्रैल तक मुझे लगता है सभी के हो जाएंगे। टीजीटी से पीजीटी प्रमोशन, रवि जमवाल जी, मैंने कल भी आपको बताया था, पहले जो नया सेशन अब शुरू हो गया है इसमें ये हो जाएगा, और प्रोसेस पहले से इसमें चल रहा है, और 5 बार तो डिटेल मांगी जा चुकी है, तो मुझे लगता है जल्दी इसमें हो जाना चाहिए।
करुणामूलक को लेकर नारायण ठाकुर जी अभी भी डिसीजन या मीटिंग हुई नहीं है, तो उस मीटिंग का अगर एक बार इंतजार हम कर लें तो उसी के बाद पता चलेगा पूरी तरह से कि इसमें क्या आगे होगा। और जो एस शर्मा कह रहे हैं ओपीएस से कोई छेड़खानी मंजूर नहीं होगी। नहीं जी, ओपीएस को कोई नहीं छेड़ रहा, ओल्ड पेंशन जो है वो वैसे ही है, उसको लेकर कंफ्यूजन ना हो। इधर सिर्फ जो शेड्यूल है, हाँ अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो कम्यूटेशन है वो भी ओपीएस का हिस्सा है, तो वैसा नहीं है। ओल्ड पेंशन अलग मैटर है, कम्यूटेशन का जो पेंशन रूल्स है उसमें प्रावधान भी अलग है, उसको अमेंड किया जा सकता है, तो उसको इसके साथ कनेक्ट ना करें, वो मामला थोड़ा सा अलग है। जहां तक बात है क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट से संबंधित इंस्ट्रक्शन की, नोटिफिकेशन कार्मिक विभाग से कब तक प्राप्त होगी, इसकी जानकारी दें। बिल्कुल ठीक बात है, ये पता करके आपको बताएंगे। और ओपीएस लागू होने के बाद जो गवर्नमेंट का 14% बच रहा है उसका भी काउंट करो, इसी काउंट करो। नहीं ठीक है, जो बच रहा है वो बच पहले भी रहा था, अभी नहीं बच रहा है। इस कंफ्यूजन को जो लोग ये तर्क देते हैं वो एक बार दूर कर लें, क्योंकि अच्छा किया ये क्वेश्चन किया है किसी एसडी जमवाल हैं कोई जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है। ये जो कंट्रीब्यूशन है ये पहले भी बच रहा था, अभी नहीं बच रहा है, और उसकी वजह यह है कि जितना हम कंट्रीब्यूट करते थे उसके बदले उतना लोन मिल जाता था। 1800 करोड़ तक का आ गया था लोन मिलना। अभी तक अगर हम बात करें, तीसरा साल चल रहा है, तो आप इसी के बदले 7000 करोड़ से ज्यादा का लोन लूज कर चुके हैं। जो हम कंट्रीब्यूशन एनपीएस में देते थे उसके बदले लोन मिल जाता था, और इसीलिए जो कंट्रीब्यूशन है वो राज्य सरकार के लिए एक तरह से बर्डन नहीं होता था। तो इस तर्क को अब दोबारा जो लोग और भी हैं वो भी समझ लें और इस कुतर्क को दोबारा से ना दें। वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन जेबीटी शिमला कांगड़ा रिजल्ट वो अभी टाइम लगेगा जी इसमें, और हेडमास्टर टू प्रिंसिपल प्रमोशन वो सेम बात है, टीजीटी और आगे सारी चीज़ों की थोड़ा सा इसमें इंतजार करने की ज़रूरत है। और ओपीएस के लिए कॉन्ट्रैक्ट सर्विस काउंटेबल है? बिल्कुल नहीं अनिल शर्मा जी, क्योंकि एक्ट पास हो गया है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट जो आगे नहीं है। लेक्चरर की रेगुलराइजेशन कब हो रही है? 31 मार्च। हाँ, ये सुधीर शर्मा का सवाल है, इसके बारे में हम पूछ के आपको बताएंगे। वैसे काफ़ी टाइम हो गया, इनको कर देनी चाहिए। अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज तो हो ही रही है जो डिस्ट्रिक्ट कैडर के हैं। पीईटी शिक्षक भर्ती का पहले पूछते हैं जी, कोर्ट में जो केस था जेओए लाइब्रेरी की भर्ती का भी कोई अपडेट नहीं है। लाइब्रेरी की पॉलिसी अभी एक नई आई है, वो शायद आप लोगों ने देखी होगी, और उस पॉलिसी में जो एक व्यवस्था है एक जगह की स्कूल की लाइब्रेरी को चलाने के लिए, वो शिक्षा सचिव ने एक बड़ी अच्छी फ्रेज उसमें यूज की है, वो मैं अलग से भी इसमें एक लाइव करना चाहता था, क्योंकि लाइब्रेरी के कंसेप्ट को वाइब्रेंट बनाने के लिए ये कंसेप्ट है। और उसमें यह कहा गया है कि लाइब्रेरी स्कूल में ऐसा स्पेस नहीं है जहां एक अलग स्पेस है जहां एक कुछ किताबें रखी होती हैं अलमारियों में बंद और लाइब्रेरियन बैठा होता है। तो शिक्षा सचिव ने यह कहा कि स्कूल की लाइब्रेरी एक्टिव होनी चाहिए, और वहां लाइब्रेरियन भी हो, ना भी हो तो जो स्कूल का टीचर हो, कोई जो जिम्मेदारी ले वो हो, वो नहीं हो तो एसएमसी का कोई व्यक्ति उसमें काम करना चाहे वो हो, वो भी नहीं हो तो गांव का कोई रिटायर्ड टीचर को भी ये काम दिया जा सकता है जो स्कूल की लाइब्रेरी को एक्टिव रखे। और उसमें कई चीजें उसमें शामिल की गई हैं। पहली बात यह कि स्कूल की लाइब्रेरी से अगर कोई किताब गुम हो जाती है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर किताब फट जाती है बच्चे के हाथ से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके लिए लाइब्रेरियन जिम्मेदार नहीं होगा, जो वहां जो रिटायर्ड टीचर स्कूल की लाइब्रेरी को देखेगा वो भी जिम्मेदार नहीं होगा। दिसंबर के महीने में जो भी लाइब्रेरियन का काम देख रहा होगा, चाहे वो टीचर हो, रिटायर्ड टीचर हो, नॉन टीचिंग का स्टाफ का हो, उसको एक सर्टिफिकेट लिखना है और कहना है कि मेरे स्टॉक में 4 किताबें गायब हैं या इनमें से 6 किताबें फट गई। कोई बात नहीं, वो सर्टिफिकेट एनफ है। नया जो व्यक्ति चार्ज लेगा उसके लिए भी सर्टिफिकेट एनफ है, ऑडिट का भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये व्यवस्था सरकार ने वाइब्रेंट लाइब्रेरी पॉलिसी में कर दी है, और ये राकेश कंवर ही कर सकते थे जिनको खुद पढ़ने का शौक है, और वो लाइब्रेरी में, और उनका मकसद ये है कि स्कूल के बच्चे अपनी लाइब्रेरी में सिलेबस के अलावा किताबें पढ़ें। सिलेबस की किताबें तो टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन उनकी रुचि यह है कि वो सिलेबस के अलावा वाली किताबें पढ़ें। इसीलिए जो टीचर हैं, वो जो प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं स्कूलों में, वो एटलीस्ट एजुकेशन की वेबसाइट पे ये पॉलिसी है, प्लीज इसको एक बार जरूर पढ़ लें ताकि उसमें आपको थोड़े आइडिया मिल जाएं कि स्कूल की लाइब्रेरी को एक्टिव कैसे करना है। तो इस तरह की बातें आज के इसमें और भी हैं। वैसे देखिए, आईपीएच के बिल कब क्लियर होंगे, सुरेश पंडित पूछ रहे हैं जी। 30 अप्रैल की फाइनल डेट बताई है मुख्यमंत्री ने, आप इंतजार कर लें। पीईटी शिक्षक भर्ती बात हो गई, ट्रांसफर ऑर्डर कब होंगे? सतिंदर चड्ढा, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है जी, क्योंकि ट्रांसफर जो बैन है वो हटा नहीं है अभी भी, और ऑर्डर अब किस विभाग की आप बात कर रहे हैं, विभाग वाइज भी अलग अलग सिचुएशन है, तो एक साथ बताना मुश्किल है। शास्त्री भर्ती के विषयों में अभी कोई जानकारी बलवंत भारद्वाज उस तरह से नहीं है, लेकिन टीजीटी संस्कृत अब भर्ती होगी, शास्त्री वाली तो अब भर्ती का स्कोप दिख नहीं रहा। जेबीटी रेगुलराइजेशन शिमला में हो जाएगी सतीश कुमार वर्मा जी, क्योंकि सभी जिलों में एक एक करके चल रही है, मुझे लगता है सोमवार या मंगलवार को ये ऑर्डर हो जाएंगे। आउटसोर्स गुजरात
मॉडल का क्या है पेशराज जी? देखिए जी, प्रैक्टिकली मैं अगर आपको बताऊं तो कुछ नहीं है, क्योंकि गुजरात में आउटसोर्स नहीं है, वहां फिक्स टेन्योर भर्ती है, और हमारा जो आउटसोर्स है ये अलग, पूरी तरह से अलग है। तो इसको, इन दोनों को मिक्स ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रिंसिपल प्रमोशन कब तक होगी सर? नरेंद्र गौरव जी, एग्जैक्ट डेट हमारे पास भी नहीं है। मुझे लगता है सोमवार से जब शुरू होगा सप्ताह तभी कुछ हम इसमें कह पाएंगे, क्योंकि तब फिर थोड़ी एक्टिविटी इसमें रहेगी और उसके बाद सारी चीज़ें चलेंगी। जो बाकी मामले हैं उनकी अगर बात करें तो रेगुलराइजेशन से उठे टीजीटी ज्वाइन कर गए, उनकी रिज्वाइनिंग कब होगी? बिल्कुल सही बात है, लता वर्मा का सवाल है ये। और ये सही बात इसलिए है कि 450 की ट्रांसफ़र हुई। जो बेचारे अनुशासित थे, जिन्होंने डर के मारे जल्दी ज्वाइन कर लिया 3 दिन के भीतर, वो वहाँ फंस गए, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था और इधर उधर सेटिंग के लिए, ट्रांसफ़र मॉडिफिकेशन के लिए, बाकी सारी या म्यूचुअल एडजस्टमेंट के लिए जो कोशिश कर रहे थे, वो बच गए, और अब जो ज्वाइन कर गए वो फंस गए हैं। तो इनका मसला बिल्कुल जायज़ है। ये बात शिक्षा मंत्री से भी उठाई गई है और कुछ शिक्षक संगठनों ने भी इसमें बात की है, लेकिन रिजल्ट क्या आता है उसके मामले में अभी थोड़ा रुक के पता चलेगा, और फिर समझ आएगा कि इसमें सरकार क्या करना चाह रही है। रवि दत्त कह रहे हैं एसएमसी वाले एलडीआर कब तक होगा, क्योंकि ये एलडीआर एजुकेशन बोर्ड को लेना है जी, ये राज्य चयन आयोग का नहीं है। तो इसमें हम पता ज़रूर करेंगे कि ये कब ले रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसमें ये अपडेट है। और परिचालकों की वेतन विसंगति, विनायक शर्मा जी, ये दूर होने से अभी मुझे लगता नहीं, क्योंकि अभी तक ये फाइल उस तरह से चली ही नहीं है जिस तरह से डिसीजन इसमें होना हो। अब कैबिनेट सब कमेटी की रिकमेंडेशन के लागू होने की पॉसिबिलिटी क्या है? विनीत कुमार जी, पूरी तरह की पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको स्थितियां बता दी, और सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये पूरी तरह की पॉलिसी है। सिर्फ मुख्यमंत्री को डिसीजन लेना है कि वो कहां तक जाएंगे, मतलब कितने डिसीजन ले पाएंगे, लेने तो पड़ेंगे। रिटायरमेंट एज इंक्रीज हो सकती है, ये अजय जी बड़े विस्तार से बताया है, एक बार आप सुन लें और उसके बाद फिर आगे अपना रिप्लाई कोई हो तो बताएं। एनटीटी भर्ती कब होगी, रोहित शर्मा पूछ रहे हैं। देखिए, आज भी हमने इसकी अपडेट ली थी। स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को सरकार से फाइल वापस नहीं आई है, तो मतलब अभी जब तक आएगी नहीं तब तक कुछ कहना पॉसिबल है। रेगुलराइजेशन मेडिकल ऑफिसर्स की भी नहीं हुई, इसका भी पता करते हैं कि वहाँ क्यों नहीं हुई और कितनी इसमें टाइम और लगेगा। और एनटीटी भर्ती का मैंने रिप्लाई कर दिया, अवैध कब्जों का इसमें ले लिया है। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कब हो रही है? अभी ट्रांसफर नहीं हो रही इंटर डिस्ट्रिक्ट, तो जयपाल शर्मा जी अभी टाइम लगेगा। वैसे भी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट होके आए हैं, देखिए रेगुलराइजेशन के लिए अटक गए हैं, उनकी हो नहीं रही। और स्कूल में नए सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं या नहीं? बिल्कुल नीतू पठानिया जी, हो रहे हैं, लेकिन किस स्कूल में होंगे ये अभी वर्कआउट चल रहा है, फाइल पे डिसीजन होगा और उसके बाद ये सारी चीज़ें चलेंगी। खुरम दत्त कह रहे हैं एजुकेशन में सिविल वर्क के बिल ट्रेजरी में पेंडिंग पड़े हैं, उनका भुगतान भी होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो भी कॉन्ट्रैक्ट के जरिए काम होता है, तो मुझे लगता है उनका भुगतान भी होना चाहिए। तो ये आजकल करुणा मुल्क को लेकर नई अपडेट कोई है नहीं, एनटीटी भर्ती की मैंने आपको बता दी। तो ये आज के प्रमुख जो मामले क्वेरीज में थे वो भी आपसे हमने डिस्कस कर लिए। कोई बाकी आज के सब्जेक्ट्स को लेकर कोई क्वेरी है तो आप कर सकते हैं, और वो रिप्लाई हम आपको अगले बुलेटिन में देंगे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।